friends, welcome to Way to Bio. I hope you all are well there. So first of all, a very happy महाशिवरात्रि to all of you. आप सब लोग अपने घर पे रहे और शिवरात्रि बहुत अच्छे से मनाएं. So आज का जो वीडियो है बेसिकली दिस इज द रिक्वेस्टेड वन. किसी बच्चे ने मेरे को मेल किया था अबाउट स्टार्टिंग दिस चैप्टर, न्यू चैप्टर बेसिकली, तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 9th. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? वाई डू वी फॉल इल. वाई डू वी फॉल इल भाई, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ऐसे क्या कारण है जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं? क्या तरीके होते हैं? वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि हमारी बॉडी की अगर हम बात करें, हमें पता है कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है. कैसी बॉडी होती है? बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है. हमारी बॉडी जो है वो हमें पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल है. सेल, बहुत सारे सेल्स मिल गए तो टिश्यू बन गया, टिश्यूज मिल गए तो ऑर्गन्स बन गए, और ऑर्गन्स फिर बहुत सारे ऑर्गन्स असेंबल होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी बॉडी के अंदर, है ना. इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से एक इंटरकनेक्टेड फंक्शनिंग हो रही है. क्या हो रही है? इंटरकनेक्शन है. इंटरकनेक्शन मतलब कि एक ऑर्गन तो है नहीं ना हमारी बॉडी में. देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. लंग्स है, लंग से हम क्या करते हैं? हम ब्रीथ करते हैं लंग से. एज वेल एज हमारे पास स्टमक है, हमारे पास हार्ट है, हमारे पास ब्रेन है. तो ये सारे सिस्टम्स क्या है? सबके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं और सारे फंक्शंस क्या है? आपस में इंटरकनेक्टेड वे में काम करेंगे. तो हमें एक इंटरकनेक्शन दिखाई दे रहा है कि सारे फंक्शंस आपस में मिले जुले रहते हैं. ठीक. और हमारे पता ही है बॉडी का मास्टर ऑर्गन क्या है? मास्टर क्या है? मास्टर ऑफ आवर बॉडी किसे बोला जाता है? ब्रेन को बोला जाता है ना. तो ब्रेन क्या कर रहा है? सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है. ब्रेन को तभी मास्टर बोल रहे हैं बिकॉज ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है. ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो हम ही बंद हो जाएंगे, है ना. तो इसीलिए इसको मास्टर बोला जाता है बिकॉज ये क्या कर रहा है? ये सारे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है. सारा काम इसी का है. ठीक है, तो ये चीज है कि हमारे में क्या है? एक इंटरकनेक्टेड फंक्शनिंग हो रही है कि आपस में सारी फंक्शनिंग एक दूसरे से मिली हुई है. अब बात करते हैं हेल्थ की. भाई हेल्थ क्या होती है? व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग. हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. मैं लिख देती हूँ. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग एनफ टू फंक्शन well physically, mentally and socially. 3 चीजें आ रही है यहाँ पे, फिजिकली, मेंटली, सोशली. एक हेल्थ एक बेसिकली एक स्टेट होती है. एक स्टेट है जो वेल बीइंग की स्टेट है. मतलब प्रॉपर आप जब स्वस्थ होंगे. स्वस्थ किस वे में हो रहे हैं आप? स्वस्थ होने का मतलब है आपकी जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो रही है, प्रॉपर फंक्शन हो रहा है. और स्वस्थ वे किस वे में हो रहा है? फिजिकली भी आप स्वस्थ हैं, आप मेंटली भी स्वस्थ हैं, एज वेल एज आप सोशली भी स्वस्थ हैं. तो इसीलिए डिफाइन किया गया कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. अब आप ये बोलो, ये चीजें तीनों टर्म्स आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, किस तरीके से हेल्थ ऐसे कनेक्टेड है. सेकंड जो टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है वो दिया गया है अबाउट द पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ के बारे में, है ना. पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ. पर्सनल का मतलब समझ रहे हो ना? पर्सनल मतलब आपकी हेल्थ, आपकी क्या हेल्थ है. कम्युनिटी हेल्थ मतलब
आपके आसपास, आपके आसपास जो चीजें हैं, आपके आसपास जो चीजें, उसके ऊपर आपकी हेल्थ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कम्युनिटी हेल्थ आ गई। समझ में आ गया? दो चीजें हो गई ना, पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, अब जब हम फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, देखो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है हमारी सराउंडिंग कैसी है ना। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है क्या सराउंडिंग है भाई, है ना, कि किस तरीके से पेड़ पौधे हैं या नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट कैसा है, वो आ गया अपना फिजिकल इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में हम वी आर सराउंडेड, द इन्वायरमेंट विच वी आर सराउंडेड बाय इज अ फिजिकल इन्वायरमेंट। बेसिकली हमारी हेल्थ डिपेंड कर रही है। तो हेल्थ किस किस चीजों पे डिपेंड कर रही है, वही हम पढ़ रहे हैं ना। हेल्थ डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रही है। दूसरा आ जाओ, आपने यहाँ पे लिखा था मेंटल, तो हम मेंटल की बात कर रहे थे। मेंटली, मेंटल हेल्थ क्या है भाई? मेंटल हेल्थ का मतलब है, आपको मान लीजिए कोई टेंशन हो गई, ठीक है, आपका दिमाग खराब हो जाता है, टेंशन होती है, हेडेक हो जाता है ना, बहुत सारी चीजें होती है। आप स्ट्रेस ले रहे हो किसी बात का, भाई एग्जाम आ रहे हैं, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है। तो ये सारे जो टेंशन है, स्ट्रेस है, ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं ना। समझ में आ रही है बात, कि हमारी मेंटल हेल्थ इन सारी चीजों से खराब हो रही है। तभी तो बोला जाता है योगा करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेट करोगे तो अच्छे से आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, टेंशन खत्म होती है, स्ट्रेस खत्म होता है। तो ये सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। किसी चीज का प्रेशर है, दिमाग में 10 चीजें चल रही है, तो ये क्या करेगा? हमें मेंटली अनफिट कर देगा। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, आ जाइए आपकी सोशल इन्वायरमेंट पर। भाई सोशल इन्वायरमेंट क्या है? आप कहाँ रह रहे हो, आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपकी सोसाइटी कैसी है। समझ में आ रहा है? आसपास के लोग, आपकी सोसाइटी, ये सारे आते हैं सोशल इन्वायरमेंट में। किस में आते हैं? सोशल इन्वायरमेंट में, है ना। किस में आएंगे ये? सोशल इन्वायरमेंट में। मान लो आसपास के लोग अच्छे नहीं है ना, उन्होंने एक अच्छा माहौल नहीं बनाया हुआ है, तो आपको टेंशन हो जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है उससे। तो बिल्कुल हो सकती है यार। हेल्थ के ऊपर, हेल्थ जो है ये किसी एक फैक्टर से जज नहीं होती कि आप फिजिकली फिट है तो आप हेल्दी है। नो, देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो आपकी हेल्थ को फिट बनाने में हेल्प करते हैं, जिसमें हमने 3 फैक्टर्स तो देख लिए। और भी बात करते हैं। चौथा मान लो पब्लिक क्लीननेस की बात कर लेते हैं। पब्लिक क्लीनलीनेस, भाई पब्लिक क्लीनलीनेस का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके यहाँ सोसाइटी में क्या हुआ कि कूड़ा वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, कूड़ा आपने इकट्ठा करा, गार्बेज क्या हुआ? इकट्ठा होता गया, कलेक्ट होता गया, कलेक्ट हुआ बहुत सारा कूड़ा, है ना। मक्खी आ गई, मच्छर आ गए, पैदा हो गए, मच्छर और मक्खियां काट रहे हैं, है ना, मलेरिया हो गया आपको। तो कहीं ना कहीं पब्लिक क्लीननेस का भी बहुत बड़ा रोल है कि नहीं है? आप कूड़ा ओपन में फेंक रहे हो, मक्खियां पैदा हो गई, मच्छर पैदा हो गए, उससे इफेक्ट क्या होगा भाई? इफेक्ट तो आपके ऊपर ही होगा ना, एडवर्स इफेक्ट तो आपके ऊपर ही आएगा, क्योंकि मच्छर आपको काटेगा, आपको मलेरिया हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहा है? वो खाने पे बैठे, मक्खियां खाने पे बैठेगी, खाना गंदा हो गया, कंटामिनेट हो गया, कंटामिनेट फूड आपने खा लिया तो कहानी खत्म। समझ में आ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं चीजें आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है ना। फिर आती है बात यार हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस बोलते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है, लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनके पास हैप्पीनेस नाम की चीज नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है, जो कि आजकल बहुत कम होता है लोगों में। आप जो भी कर रहे हैं, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में है, आप खुश रहिए। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे ना, तो चीजें अच्छी नहीं होंगी। आप करेंगे तो सारे काम, आप अच्छे से सारे काम करेंगे, बट जब तक आप खुश नहीं होगे तो अंदर से क्या होगा? अंदर से एक एंथुसियाज्म क्रिएट नहीं होगा, एक जेल नहीं आएगा किसी भी काम को करने का।
समझ में आ रहा है? तो खुशी होनी बहुत जरूरी है, बिना खुशी के कुछ नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं लगन से कर रहे हैं, खुश रहिए, स्माइल। जब आप चेहरे पे कोई काम करते हैं, आप चेहरे पे स्माइल होगी ना, तो वो काम डेफिनेटली उसमें चार चांद लग जाएंगे। तो हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है। खुश रहिए, है ना, और खुश रखिए, दूसरों को भी खुश रखिए। एटलीस्ट पूरे दिन में एक बंदे को स्माइल करवाइए अपनी वजह से। खुश रहिए भी और खुश रखिए भी, ठीक है। उसके बाद आती है यार सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी, कई बार आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में बहुत सारे अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पे लड़का लड़की, जेंडर इन इक्वालिटी, जहाँ पे ये देखा जाता है कि लड़का है फलाना लड़की है, तो क्या होगा, जेंडर इन इक्वालिटी हो जाएगी कि तुम लड़की जो है वो घर पे काम करे, लड़का पढ़ाई करने जाए, बाहर स्कूल जाए। तो जब तक ये चीजें रहेगी तो कहीं ना कहीं अब क्या करोगे? अगर मान लो ऐसे माहौल में रह रहे हो तो टेंशन हो जाएगी, आपको टेंशन हो जाएगी, स्ट्रेस होगा, अपनी हेल्थ खुद ही खराब हो रही है, क्योंकि हम सोचते रहेंगे ना उस बारे, सोचते रहेंगे। तो सोचना नहीं है, ठीक है, सोचना नहीं है। हम देखो बहुत सारे लोग बहुत सारा संघर्ष करते फिर आगे बढ़ते, तो आप भी ये सोचो ना, आपको भी करना है। आप जहां पे भी रह रहे हो, जैसी भी प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ उसका सल्यूशन निकालो। सल्यूशन निकालोगे, अपने लिए रास्ता खुद बनाओ, खुद बनाओगे तो डेफिनेटली सक्सीड हो जाओगे, ठीक है। ओके, तो ये सारे हमारे कुछ फैक्टर्स थे जिस पे हेल्थ डिपेंड करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ये फ्यू आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। भाई डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज प्रिवेंट करने से पहले, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, किसको, डिजीज को, डिजीज बीमारी कोई हो गई उसे रोकना, उससे पहले आपको डिजीज पता होनी चाहिए। डिजीज क्या है? डिजीज इज अ पर्टिकुलर cause of discomfort, पर्टिकुलर कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट। जब आपको कुछ डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है, व्हेन डिस्कम्फर्ट मतलब जब आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं है, कुछ उथल पुथल हो रही है बॉडी में, तो वो उस डिस्कम्फर्ट का जो कॉज होता है ना, वो होता है डिजीज। समझ गए? तो व्हाट इज डिजीज? डिजीज इज द पर्टिकुलर कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट, मतलब किसी डिस्कम्फर्ट का कॉज डिजीज हो सकता है, बट कॉज हो सकता है, वो डिजीज नहीं हो सकती। अब ये थोड़ी ना कि आपको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रहा है, स्टमक ऐक हो रहा है, तो आप बोलोगे मुझे डिजीज हो गई, नहीं। इट्स अ कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट, एक वजह हो सकती है, एक वजह हो सकती है, ठीक है। नाउ आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम दिया है, क्योंकि अब हम बात करेंगे डिजीज प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन मतलब रोकना, आप डिजीज को कैसे रोक सकते हो। बहुत ही प्यारा सा एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, जहां पे बात की है द 5 F's की, द 5 F's की बात की गई है। तो ये F है क्या? 5 F, इसका मतलब है 5 F। क्या ये 5 F है क्या? पहला F बोलता है फ्लूइड, पहला F क्या बोलता है? फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब है पानी, वाटर। आप अच्छा पानी पीजिए, आप जहां से आपका पानी आ रहा है वो सोर्स क्लीन होना चाहिए, आप अपने पानी को अच्छे से स्टोर करके रखें। तो पहला F हो गया फ्लूइड। अच्छा पानी पियोगे तो क्या होगा? कंटेमिनेटेड नहीं होगा वो वाटर, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी हेल्थ से रिलेटेड। सेकेंड आता है आपका, सेकेंड F जो आता है दैट टेल्स अस अबाउट फिंगर्स। भाई फिंगर्स क्या है? खाना खाते हो हाथों से, कई इंडियन घरों में तो यही होता है कि हाथ से ज्यादातर खाना खाया जाता है। तो क्या है, खाना खाओगे हाथों से, हाथ धुले हुए नहीं होंगे, हाथों में गंदगी होगी, जो आपका बैक्टीरिया वगैरह, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो अंदर जाएंगे और गड़बड़ कर देंगे। फिंगर्स, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, है ना। दूसरी चीज आती है, थर्ड आता है फ्लाइज। भाई फ्लाइज, मक्खी मच्छर, इनसे दूर रखो ना, अपने फूड को कवर करके रखो। फ्लाई कंट्रोल जो होते हैं वो सब यूज करिए, अपने फूड को ढक के रखिए ताकि मक्खी मच्छर उस पर ना बैठे। चौथा आता है भाई फील्ड्स, आंगन, घर के जो आंगन होते हैं, जो यार्ड्स होते हैं, उनको क्लीन करके रखो। झाड़ू मारते हैं लोग,
आंगनों में, है ना। तो झाड़ू मारो, कोई गंदगी ना हो, कूड़ा बिखरा हुआ ना हो, एक जगह अच्छे से उसे डस्टबिन में डालें आप। जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स आप यूज कर रहे हैं उसे यूज करने से पहले आप उसे धोएं, क्लीन करें, ओपन डिफिसिकेशन ना करें, ओपन में गंदगी ना फैलाएं, है ना। टॉयलेट्स वगैरह का यूज करें। तो ये चीजें इसके अंदर हो गई। पांचवा क्या आता है? पांचवा आता है फ्लड्स। भाई फ्लड्स कैसे आएंगे? मान लीजिए आपका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है ना। वॉशरूम है, वो वॉशरूम अच्छे से ही नहीं यूज हो रहा, या प्रॉपर एक ड्रेनेज जो सिस्टम बनाया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट बनाया जाता है, वो प्रॉपर नहीं है। तो क्या होगा? पानी बढ़ता जाएगा, वो बिल्कुल फैल जाएगा। वाटर का ट्रीटमेंट करिए, जो आप वाटर जो डिस्पोज करते हैं उसका ट्रीटमेंट हो। तो ये क्या हो गए? ये 5 F हो गए। आ गया ना? फ्लूइड, फिंगर, फ्लाइज, फील्स, फ्लड। बस इन सारी चीजों का भी ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपको बीमारी होने से काफी हद तक बच सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 100% बचोगे, बट काफी हद तक बच सकते हो, बिकॉज ये सारे मेथड्स हैं जिससे डिजीज ट्रांसमिशन को प्रिवेंट किया जाता है। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखें, है ना, सैनिटेशन करें। तो ये सारी चीजें हैं जिससे ये कंट्रोल हो जाएगी डिजीज ट्रांसमिट होना। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ भाई गुड हेल्थ क्या होती है? गुड हेल्थ क्या होती है? देखो, गुड हेल्थ मतलब स्वस्थ है आप। तो आप कैसे बोल सकते हैं आप स्वस्थ हैं? अलग अलग लोगों के लिए हेल्थ का जो पर्सपेक्टिव होता है, जो ओपिनियन होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए एक डांसर की बात अगर आप कर रहे हैं, कोई डांसर है, उसके लिए गुड हेल्थ का मतलब क्या है? कि वो अपनी बॉडी को अच्छे से तोड़ मरोड़ के स्ट्रेच कर ले अच्छे से, तो वो उसके लिए गुड हेल्थ हो गई। म्यूजिशियन की बात कर लो भाई, म्यूजिशियन बोलेगा मेरी अच्छी हेल्थ तब होगी जब मेरे लंग्स प्रॉपरली काम करेंगे, मैं लंबी सांस ले सकता हूँ, मैं लंबी सांस छोड़ सकता हूँ, अच्छे से मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकता हूँ। तो लंग्स पे उसकी जो बॉडी है, सॉरी, म्यूजिशियन का जो मेन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कहेगा मेरे लंग्स अच्छे से काम करें। डांसर कहेगा मैं स्ट्रेच अच्छे से कर लूं, मेरी मसल्स अच्छे से वर्क करें। कहेगा या नहीं कहेगा? बिल्कुल। तो समझ में आया? तो दोनों के लिए हेल्थ तो है ना, हेल्थ तो गुड ही हुई ना। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ओपिनियन होती है अबाउट गुड हेल्थ। डिपेंड करता है कि आप किस चीज में अपनी हेल्थ चाह रहे हैं। समझ में आ गया? ओके। दूसरी चीज बोलती है यार कि पुअर हेल्थ का मतलब क्या है? किसी की हेल्थ पुअर है, तो आप मुझे ये बताओ, जब किसी की हेल्थ पुअर है तो जरूरी है क्या कि उसे कोई डिजीज हो? किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो जरूरी है क्या कोई डिजीज हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अच्छी हेल्थ ना होने के कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं ना, जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिए। अब जरूरी थोड़ा है कोई किसी को कोई पर्टिकुलर बीमारी लगी है तभी उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, जरूरी नहीं होता है ऐसा। सो डिजीज कुड बी वन ऑफ द कॉज ऑफ द पुअर हेल्थ। हाँ, हम ये जरूर बोलेंगे कि डिजीज पुअर हेल्थ का एक कॉज हो सकता है, डिजीज पुअर हेल्थ का एक कारण हो सकता है, बट पुअर हेल्थ जरूरी नहीं है डिजीज की वजह से ही हो। समझ में आ गया? ये फैक्ट क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला कि डिजीज कुड बी वन ऑफ द कॉज ऑफ द पुअर हेल्थ, बट पुअर हेल्थ इज नॉट नेसेसरली इज बिकॉज ऑफ द डिजीज। इज दैट क्लियर? इज द फैक्ट क्लियर टू यू ऑल? ओके। सो अब डिजीज हो गई, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कोई पर्टिकुलर बीमारी है? हाउ डू वी कम टू नो दैट वी आर डिजीज्ड? क्या ऐसा सिस्टम होगा? भाई मैंने आपसे पहले भी बोला कि बॉडी हमारी कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है बॉडी है सेल से बनी हुई, टिश्यू है, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स है। अब ये ऑर्गन्स अलग अलग काम कर रहे हैं, फंक्शन अलग अलग है इनका। मान लीजिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने कौन कौन आ गए? मेन स्टमक आ गया, अपना इंटेस्टाइन आ गया, दो चीजें आ गई, ठीक है। अब जब अपना इंटेस्टाइन और स्टमक में खलबली मच रही है तो कहीं ना कहीं
डिजीज होने का कारण हो सकता है। समझ में आ गया? तो क्या कर रहा है कि डिजीज, हाउ डू वी कम टू नो दैट वी आर डिजीज, कि जब हमें डिजीज होगी ना उस टाइम पे क्या होगा कि जब हमें डिजीज होगी उस टाइम पे जो वन और मोर सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसकी फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी। एक या एक से ज्यादा सिस्टम अगर हमारी बॉडी की फंक्शनिंग चेंज हो गई तो मतलब हमें डिजीज हो गई है। समझ में आ गया? अब डिजीज को आप पहचानोगे कैसे? कैसे पहचानोगे कि मुझे डिजीज है? पहचानने के लिए कई बार ऐसा होता है, कुछ साइंस और सिम्टम्स दिखाई देते हैं आपको, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या हो गए? दीज मे बी डिजीज। क्या होता है कि सिम्टम्स, कभी कभी मान लो कोई डिजीज के सिम्टम आ गए, तो मतलब सिम्टम्स ऐसे आ सकते हैं कि यार कुछ ऐसे सिम्टम आपने देख लिए खतरनाक वाले कि इससे ये पता चल सकता है कि हाँ डिजीज हो सकती है, बट जरूरी नहीं है हर बार डिजीज हो। सिम्टम से आप जरूरी नहीं है कि आप पता लगाओ कि मुझे डिजीज ही है, ये इट मे बी डिजीज। कुछ ऐसे सिम्टम्स आ गए तो इट मे बी डिजीज। ठीक है, समझ में आया? मतलब सिम्टम्स का मतलब है कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, रॉन्ग इन बॉडी। हेडेक हो गया, स्टमक हो गया, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, मसल पेन हो गया, तो रॉन्ग हो रहा है, कुछ बॉडी में कुछ गलत हो रहा है ना? और जब इन सिम्टम्स को लेकर आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेगा? आप बोलोगे मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर क्या करेगा? आपके सिम्टम्स को एनालाइज करेगा, आपके सिम्टम्स को एनालाइज करेगा। डॉक्टर देखेगा, पूछेगा आपसे क्या क्या हो रहा है, पूछते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हो पूछते हैं क्या हो रहा है, बताइए कब से फीवर है, जुकाम हो रहा है, कॉमन कोल्ड है, क्या क्या चीजें आ रही है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। डॉक्टर ने एनालाइज किया आपके सिम्टम, फिर सिम्टम के बेसिस पे, on the basis of symptom, on the basis of symptom, वो साइंस बताएगा भाई। कौन? डॉक्टर। डॉक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, जो फिजिशियन होगा सिम्टम के बेसिस पे वो साइन बताएगा। तो साइंस आर व्हाट फिजिशियंस लुक ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम। समझ में आ गया? इससे क्या होगा? साइंस से हमें किसी पर्टिकुलर डिजीज का एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। समझ में आ गया कि पर्टिकुलर डिजीज हो रही है तो एक क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा। क्लियर कट इंडिकेशन मिलने के लिए फिर डॉक्टर क्या कहता है? टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराइए आप। जब उसे आपके और फिर साइज देखने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आपको ये हो रहा है, तो यार ये हो सकता है कि अब तक टाइफाइड हो रहा हो, तो आपसे बोलते हैं कि आप इसका टेस्ट कराइए, आप इसका टेस्ट कराइए। तो इससे क्या होता है? पता चल जाता है कि हमें ये पर्टिकुलर बीमारी है, या फिर कभी कभी ऐसे ही सिम्टम आ रहे हैं तो मतलब बीमारी नहीं है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया सिम्टम, ओ सॉरी इतना क्लियर हो गया फैक्ट। ठीक है, आ जाइए। अब आता है भाई एक्यूट और क्रोनिक डिजीज। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज क्या होती है बताइए? एक्यूट डिजीज होती है, क्यूट है, एक्यूट से मतलब समझ लो क्यूट है। क्यूट, क्यूट क्या है? कोई हमें क्यूट लगता है थोड़े टाइम के लिए ही लगता है, वो ज्यादा टाइम के लिए क्यूट नहीं लगता, तो वही हो गया एक्यूट का। एक्यूट लास्ट फॉर सम टाइम, लास्ट फॉर सम टाइम, थोड़े वक्त के लिए कोई क्यूट लग रहा है, तो दैट इज एक्यूट। क्रोनिक डिजीज क्या होती है? क्रोनिक होती है लास्ट फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय के लिए जो लास्ट करेगा, सदियों तक, सदियों तक रहता है, सालों तक रहता है, वो क्या हो गया? क्रोनिक डिजीज हो गई। ठीक है, सालों तक, सॉरी नॉट सदियों तक, ज्यादा हो जाएगा वो तो बहुत लंबे समय के लिए रह रहा है तो क्रोनिक, थोड़े समय के लिए रह रहा है तो एक्यूट। दूसरा, अब इसका इफेक्ट, जब ये सम टाइम के लिए रह रहा है तो इफेक्ट भी थोड़े टाइम के लिए ही होगा ना। इफेक्ट भी कितने टाइम के लिए? थोड़े टाइम के लिए। इसका इफेक्ट कितने टाइम के लिए रहेगा? लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि ये लंबे समय तक रह रहा है तो इफेक्ट भी लंबे टाइम तक रहेगा। एग्जाम्पल की बात कर लो, कॉमन कोल्ड हो गया, आपको हेडेक हो रहा है,
आपको स्टमक एक हो रहा है, ये सब क्या हो गए, एक्यूट हो गए। इधर आ जाओ, टीबी हो गया किसी को, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीवी मत लिख देना इसे, ये टीबी होता है, टीवी होता है टेलीविजन, ये टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में क्या हो गया, वेट लॉस हो गया भाई, टायर्ड फील कर रहे हैं, तो एक दिन में तो नहीं निपटेगा ना टीबी, बहुत लंबे टाइम तक रहता है। दूसरी चीज हो गई, आपको किसी को एड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, HIV एड्स, किसी को वो हो गया, एलिफेंटाइसिस हो गया भाई, ये भी बहुत तगड़ी प्रॉब्लम रहती है एलिफेंटाइसिस की। तो ये सारी चीजें हो गई, तो ये क्या हो गया, ये क्रोनिक हो गया। क्रोनिक एक्यूट दोनों क्लियर कट समझ में आ गए हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉज ऑफ डिजीज आते हैं। कॉज ऑफ डिजीज क्या, डिजीज का कारण, क्या कारण है डिजीज का। डिजीज का कभी कभी कोई एक पर्टिकुलर कारण भी होता है, कभी कभी क्या होता है मिलजुलाकर कारण भी होता है, तो वास्ट है ये पूरा, ठीक है। कुछ इमीडिएट कॉज होती है डिजीज की, ठीक है, कुछ होती है भाई कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज होती है डिजीज की। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज मतलब एक साथ 2-3 कारण एक साथ मिल गए और डिजीज करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण है डिजीज के। एग्जाम्पल से समझो इसे, मान लो एक बेबी है और वो बेबी को लूज मोशन हो गए, ठीक है, वो बेबी को क्या हुए, बेबी था, बेबी को लूज मोशन हो गए, ठीक। अब आप बोलोगे कॉज क्या थी भाई, बेबी के लूज मोशन क्यों हुए, मान लो इन्फेक्शन हो गया उसे, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने की वजह से बेबी को लूज मोशन हो गए। अब इन्फेक्शन क्यों हुआ, इन्फेक्शन कहाँ से आया, इन्फेक्शन आया भाई बेबी ने अनक्लीन वाटर पी लिया था, कंटामिनेटेड वाटर पी लिया था, तो उसकी वजह से बेबी को इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से लूज मोशन हो गए। तो भाई जिन बेबी ने अनक्लीन वाटर तो दूसरे बेबी ने भी पिया था, उन्हें क्यों नहीं लूज मोशन हुए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में। हमारा तो दिमाग है वो बहुत बार चलता है, कुछ भी सोच लेता है। तो आप ये सोचोगे यार, मान लो 2 बच्चे थे, दोनों ने अनक्लीन वाटर पिया, एक को बीमारी हो, एक को लूज मोशन हो रहे हैं, एक को नहीं हो रहे, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बेबी को लूज मोशन हुए हैं उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, वो हेल्दी नहीं था जिसको लूज मोशन हुए। पहला कारण ये हो सकता है, फर्स्ट कॉज, कि जिसको लूज मोशन हुए वो बेचारा हेल्दी नहीं था बच्चा, और दूसरा वाला हेल्दी था इसलिए उसको नहीं हुए, इसको हो गए। अब आप पूछोगे यार वो हेल्दी क्यों नहीं था, वाई आ गया फिर से, वो हेल्दी क्यों नहीं था, हेल्दी इसलिए नहीं था क्योंकि उसको पुअर नरिशमेंट मिली है, खाना अच्छे से नहीं मिला बच्चे को, ठीक है, ये दूसरा कारण हो सकता है, सेकंड कॉज हो गई है, उसको पुअर नरिशमेंट मिली, उसे प्रॉपर फूड नहीं मिला, लैक ऑफ फूड मिला, जितना मिला गंदा मिला, ठीक है, ये चीज हो गई। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जेनेटिक, क्या पता ऐसा भी हुआ हो कि जेनेटिक डिफरेंस आ गया, दोनों बेबीज जो हम ए और बी, राम और श्याम ले रहे हैं, ठीक है, राम और श्याम, राम को हो गई है लूज मोशन और श्याम को लूज मोशन नहीं हुए, तो राम क्या है, राम है अनहेल्दी, श्याम क्या है, श्याम है हेल्दी। हम यही पूछ रहे हैं कि राम हेल्दी क्यों है और राम अनहेल्दी क्यों है और श्याम हेल्दी क्यों है। राम के अनहेल्दी होने का कारण, एक कारण बताया पुअर नरिशमेंट, दूसरा आ सकता है जेनेटिक डिफरेंस, जेनेटिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में, राम और श्याम में कुछ जेनेटिक डिफरेंस था, एंड जेनेटिक डिफरेंस दैट मेक्स, ऐसा कुछ डिफरेंस आया विच विल मेक राम more likely to suffer from loose motion when exposed to pathogen। राम जब पैथोजन से एक्सपोज्ड हुआ, पैथोजन से एनकाउंटर हुआ, ठीक है, जब पैथोजन आके राम के पास आया और राम को हाय बोला उसने, तो राम जो था कुछ ऐसा उसके अंदर जेनेटिक डिफरेंस आया था कि वो, उसने पैथोजन की हाय को एक्सेप्ट करा, उसने उसे हाय बोल दिया। अब जब पैथोजन है, पैथोजन तो गंदा होता है, आप उसको हाय बोलोगे तो वो तो आपके अंदर घुसेगा ना, आपको अनहेल्दी बनाएगा ना। तो वही चीज राम के साथ हुई, राम के साथ भी वही चीज हुई। अब यहाँ पे ये पैथोजन और जेनेटिक डिफरेंस मिलकर क्या दे रहे हैं,
एक कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज दे रहे हैं। समझ में आया कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज का मतलब? जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक से ज्यादा फैक्टर है मिलकर डिजीज करा रहे हैं तो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज हो गया। ठीक है, अब आप मेरे से बोलोगे कि जो राम था, हमने बात करी थी कि राम ने पिया था अनक्लीन वाटर। आप मुझसे पूछोगे ये वाटर अनक्लीन क्यों था? आपका दिमाग घुमा, आपने मुझसे पूछा वाई, फिर से वाई, वाटर अनक्लीन क्यों था? तो वाटर अनक्लीन इसलिए था भाई क्योंकि पुअर पब्लिक सर्विसेज थी, उसकी वजह से हमें अच्छा पानी पीने को नहीं मिल रहा था। जो गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज थी वो खराब हो गई, पानी गंदा हो गया, हम कंटामिनेटेड पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड कॉज हो सकती है। आया समझ में? जो स्टोरी थी राम और श्याम की समझ में आई आप लोगों को? होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इससे ज्यादा इजी तो हो ही नहीं सकता। तो चीजें आई समझ में कि किस तरीके से हमें डिजीज होती है, क्या कॉजेज होती है डिजीज की, एक्यूट क्या होता है, क्यूट वाला, क्रोनिक क्या होता है, क्रोनिक डिजीज क्या होती है, डिजीज का मतलब क्या होता है, डिजीज में होता क्या है, साइंस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, गुड हेल्थ का मतलब क्या है, डिजीज को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, फिजिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, मेंटल एनवायरमेंट क्या होता है, हेल्थ का मतलब क्या होता है, इतना हमने आज इस वीडियो में समझा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आगे का पार्ट कवर करेंगे, किसका? चैप्टर नंबर 13 का, क्लास 9 के। समझ में आ गया? तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।